आज की पढ़ी लिखी दुनिया में एक बात बहुत कॉमन हो गई है। रामायण एक मिथोलॉजी है। यह कहना आसान है, लेकिन इतिहास को खारिज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इतिहास किताबों में नहीं, जमीन पर लिखा होता है। आज हम न आस्था की बात करेंगे न चमत्कार की। आज हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, ये अगर रामायण सिर्फ कल्पना है तो उससे जुड़ी जगहें आज भी उसी नाम, उसी परंपरा और उसी भूगोल के साथ जिंदा कैसे हैं? तो अब हम चलते हैं रामायण से जुड़े 21 जिंदा सबूतों की ओर। अयोध्या को समझने के लिए रामायण से बाहर आना पड़ेगा। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक प्राचीन नगरी बताया गया है। जैन साहित्य में यह तीर्थ के रूप में मिलती है। सोचिए, 3 अलग अलग परंपराएं, 3 अलग नजरिए, लेकिन नगर केवल एक। इतिहास में काल्पनिक शहर इतनी बार वापस नहीं आते। सबूत नंबर 2, राम जन्मभूमि। यह स्थान भावनाओं से नहीं, पुरातत्व से बोलता है। खुदाइयों में मिले स्तंभ, आधार और स्थापत्य ये बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले से एक महत्वपूर्ण धार्मिक ढांचा था। कहानी बाद में लिखी गई, लेकिन जमीन पर निशान पहले से मौजूद थे। चित्रकूट सिर्फ एक लोकेशन नहीं, यह एक जीवित स्मृति है। यहाँ के घाट, पर्वत और आश्रम आज भी राम कथा से जुड़े हैं। इतिहास की सबसे मजबूत शक्ल यही होती है जब कहानी किताबों से उतरकर लोक स्मृति बन जाती है। सबूत नंबर 4, दंडकारण्य। दंडकारण्य कोई जंगल नहीं, ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। आज भी वही इलाका, वही नाम, वही पहचान। कल्पना में पूरे इलाके नहीं बसते। सबूत नंबर 5, नासिक। रामायण में पंचवटी किसी कवि की उड़ान नहीं लगती है। नदी पास है, वन है और लंबे समय के निवास के लिए भूगोल एकदम सही है। और आज भी नासिक जाकर देखोगे तो वही संरचना दिखती है जो उस समय पर थी। सबूत नंबर 6, सीता गुफा एक ऐसी गुफा है जिसकी भव्यता का कोई समापन नहीं है, और यही इसकी सच्चाई है। क्योंकि इतिहास अक्सर उन स्थानों की सादगी में छुपा होता है, न कि ऐसे स्थानों की चमक में। सबूत नंबर 7, लेपाक्षी का नाम, मंदिर की बनावट और लोक कथा पर तीनों से जटायु की कहानी सबूत साफ साफ देखने को मिलते हैं। इतिहास ऐसे ही बचता है, कभी पत्थर में तो कभी नाम में और कभी स्मृति में। इसी तरह उस समय के सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रतीक अपने गलियारों में सदियों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्रभु राम द्वारा महादेव की पूजा एक बहुत बड़ा संकेत है। यह कहानी किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की है। और यही कारण है कि सदियों से यह परंपरा आज भी चल रही है और रामेश्वरम में शिव की पूजा उसी विधि विधान से होती है। नक्शा खोलिए। भारत से श्रीलंका जाने का सबसे तार्किक बिंदु यही है। यहाँ कहानी भूगोल से लड़ती नहीं, बल्कि पूरी तरह मेल खाती है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये काल्पनिक नहीं, सत्य है। नंबर 10 पर आता है राम सेतु। और राम सेतु पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट इमेज पत्थरों की सीधी श्रृंखला दिखाती है। प्राकृतिक संभव है, लेकिन सवाल ये है बार, क्या प्राचीन लोग प्राकृतिक संरचनाओं को कथाओं से नहीं जोड़ते थे, या फिर ये श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु है? जब आप भारत से श्रीलंका की ओर देखते हैं तो राम सेतु की पत्थरों वाली श्रृंखला यहीं आकर समाप्त होती दिखती है। तलेमान्नार सिर्फ एक तटीय गांव नहीं है, ये भारतीय सभ्यता और श्रीलंकाई भूगोल के मिलन बिंदु पर बैठा है। यहाँ आज भी भारतीय परंपराओं के अवशेष, लोक कथाएं और नाम रामायण से जुड़े मिलते हैं। इतिहास अक्सर सीमाओं पर बचा रहता है। रामायण में लंका को कोई जादुई नगर नहीं बताया गया, बल्कि उसे एक सुनियोजित, समृद्ध और सुरक्षित नगरीनी के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन श्रीलंकाई ग्रंथों में भी लंका को एक विकसित सभ्यता बताया गया है। यानी कहानी का दुश्मन भी काल्पनिक नहीं लगता, वो ऐतिहासिक लगता है। अशोक वाटिका कोई महल नहीं, कोई चमत्कारी स्थान नहीं, यह एक बाग है, और यही बात इसे विश्वसनीय बनाती है। सीता को किसी काल कोठरी में नहीं, एक बाग में रखा गया, और
जैसा उस समय की सभ्यताओं में होता था। आज भी यह स्थान उसी स्मृति के साथ मौजूद है। सीता एलिया का अर्थ ही है नए, सीता की भूमि। यह नाम किसी आधुनिक पर्यटन योजना का हिस्सा नहीं है। यह नाम स्थानीय परंपराओं से सदियों से जुड़ा हुआ है। इतिहास में नाम बहुत कुछ बताते हैं अगर उन्हें ध्यान से सुना जाए। त्रिकोणमलय प्राचीन काल में एक बड़ा समुद्री और सांस्कृतिक केंद्र था। एक बड़ा समुद्री और सांस्कृतिक केंद्र था। भारत और श्रीलंका के बीच जो संपर्क दिखता है वो केवल व्यापार का नहीं, संस्कृति का भी था। रामायण की कथा इसी संपर्क की पृष्ठभूमि में और ज्यादा वास्तविक लगती है, जो इन तथ्यों का स्पष्टीकरण करती है। किष्किंधा को वानरों की नगरी कहा गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वानर एक समुदाय भी हो सकता है। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सिर्फ बंदर नहीं। हम्पी का भूगोल पहाड़, गुफाएं, पत्थर, सुरंग रामायण के वर्णन से काफी मेल खाता है। यह पर्वत सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, यह एक पहचान है। हनुमान को यहां से जोड़ने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इतिहास तब मजबूत होता है जब स्थान और कथा एक दूसरे से अलग न हो। मत्स्य प्रदेश का उल्लेख केवल रामायण में नहीं, अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह बताता है कि रामायण का भूगोल अपने समय के वास्तविक जनपदों पर आधारित था। कौशल कोई कल्पनालोक नहीं, यह एक ऐसा जनपद था जिसका उल्लेख वेदों से लेकर बौद्ध साहित्य तक में मिलता है। राम का राज्य किसी कहानी का हिस्सा नहीं, एक ऐतिहासिक क्षेत्र का हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण एक अकेली किताब नहीं है। इसकी हजारों पांडुलिपियां भारत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया तक मिलती हैं। इतनी व्यापक परंपरा एक व्यक्ति की कल्पना से नहीं बनती। थाईलैंड में रामजोम, रामकियन इंडोनेशिया में सोम, काकाविन रामायण, कंबोडिया में रामायण, मंदिरों की दीवारों पर राम कथा, एक ही कहानी, अलग अलग संस्कृतियां। ये धर्म नहीं, सभ्यता का फैलाव है। रामायण को मानना आपकी आस्था है। लेकिन इन 21 स्थानों को एक साथ देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ कल्पना था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य रामायण की गहराई तक पहुंच पाना संभव नहीं है। धन्यवाद।